ठीक है, और इस पर शायद राकेश पाठक जी, डॉक्टर राकेश पाठक सर, आप शायद इसको और विस्तार से बता पाएंगे। आप वरिष्ठ संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे अखबारों के संपादक रहे। अब जब भी, कुछ वक्त पहले की बात है, जब तक सोशल मीडिया बहुत हावी नहीं था, तब तक लड़ाई होती थी प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। प्रिंट मीडिया का कहना था कि असल पत्रकारिता तो भाई यही हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बस शोबाजी में लगा हुआ है। ठीक है, अब सोशल मीडिया भी आ गया, तो प्रिंट मीडिया भी बदला हुआ दिख रहा है। तो क्या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रभावित हो गया और अब सोशल मीडिया दोनों के ऊपर हावी है? ये बदलाव जो है, क्योंकि हो पहले गया। कंटेंट पर जोर ज्यादा था, अब प्रेजेंटेशन पर जोर ज्यादा है। देखिए मेनका, आपके सवाल बहुत ही मौजूद हैं। दो बातें हमें समझना होगी कि ये पत्रकारिता का संक्रमण काल है, और न केवल पत्रकारिता का बल्कि ये पूरे समाज का संक्रमण काल है, जिसमें जो बंधे बनाए प्रतिमान थे, जो आदर्श थे, वे सब ध्वस्त हो चुके हैं। समाज में ऐसा कोई अंग नहीं है जो इस तरह की अवनति का, इस तरह के अवमूल्यन का शिकार न हो गया हो। तो पत्रकारिता भी उससे अछूती नहीं रह गई। एक बात तो ये। पंकज जी ने जो कहा कि संपादक नाम की संस्था का शरण हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी सच्ची बात है कि जिसको बॉटम लाइन मान लेना चाहिए कि भारत की पत्रकारिता का पतन का अगर कोई बिंदु है, तो वो संपादक नाम की संस्था के समाप्त हो जाने के बिंदु से शुरू होता है। मैं हो सकता है इस देश की उस पीढ़ी का अंतिम पीढ़ी का संपादक रहा होऊंगा। मैं नवभारत और नई दुनिया जैसे अखबारों का, 5 अखबारों का संपादक रहा। मैं शायद उस स्वायत्तता को एंजॉय करने वाला, उस ऑटोनॉमी को हासिल करने वाली आखिरी पीढ़ी के संपादकों में से हूं। मैं रात को 2 बजे भी पेस्टिंग की टेबल पर खबर का अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखने वाले संपादकों की पीढ़ी में से हूं। निश्चित तौर पर उसके बाद वो अधिकार अब संपादकों पर नहीं रहे। और पंकज जी ने बहुत सही कहा कि ये व्यावसायीकरण है। चूंकि पूरा मीडिया इतना महंगा हो गया है, पूरा तंत्र इतना महंगा हो गया है, चाहे वो चैनल चलाना हो, चाहे अखबार निकालना हो, न्यूज प्रिंट इतना महंगा हो गया, लोगों की वेतन भत्ते बढ़े धीरे धीरे। तो जब हर तरह से महंगा हुआ तो इसका व्यवसायीकरण हो गया पूरी तरीके से। पत्रकारिता तो हमेशा ही, प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि हम अपने कर्तव्य को कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं। लोग कहते हैं ना पहले पत्रकारिता मिशन थी, या प्रोफेशन हो गई है। प्रोफेशनल होना तो अच्छी बात है। कोई डॉक्टर अगर प्रोफेशनल है, अच्छा है, तो वो अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति है ना, कि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है। लेकिन अब इस दौर में जी, दूसरी बात जो आपने कही कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और अब ये तीसरा जो माध्यम आया डिजिटल, सोशल मीडिया, ये एक वैकल्पिक मीडिया के तौर पर इसने अपनी जगह बनाई। और इसे जगह दी ही इसलिए, मिली ही इसलिए है कि जो विश्वास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के प्रति था, वो समाज में वो विश्वास दरक गया। पहले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दरका और अब प्रिंट से भी दरक गया है। आप विश्वास कीजिए कि लोगों को अब भरोसा नहीं रहा अखबारों पर भी। एक अखबार, एक बड़ा समूह गंगा के किनारे दबे हुए शवों का खंडन करने के लिए कोई फोटो ले आता है 2018 की, और दावा करता है कि वहां पर तो हमेशा से परंपरा थी रेत में शव गाड़ने की। दुनिया पूरी चैलेंज कर रही है कि इसका ओरिजिनल फोटो दिखा दीजिए। उन गांव में रहने वाले नाविक, डोम, पंडित, पुजारी, किसी ने वे शव नहीं देखे कभी। तो जब प्रिंट मीडिया इस स्थिति में आ जाएगा, जबकि आंखों देखा हाल दिखाने वाले तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने वहां जाकर उसकी रिपोर्टिंग की है, तो ये विश्वास भंग का समय भी है। पत्रकारिता के प्रति जो विश्वास भंग हो रहा है, और ये समाज के लिए घातक है, न केवल पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता सत्ता का प्रतिपक्ष है, जनपक्षधरता उसका दायित्व है, और हमेशा रहा। हम आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन बैठे हैं, ये कर्तव्य हमेशा से पत्रकारिता करती आई है। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये जनता का ही अल्टीमेट नुकसान है। अंतिम परिणति इसकी जन के नुकसान में है। तंत्र का तो जो नुकसान हो रहा है वो तो तंत्र ही जाने। जी मेनका। राकेश पाठक सर, क्या वो कठिन समय अभी है जहां पर पत्रकारिता निखर सकती है, जब हर कोई पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि हमें कहीं बताने में भी डर लगता है कि भैया हम जर्नलिस्ट हैं, तो कई बार तो छिपा के काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या इस वक्त से ही हम निखार की उम्मीद करें? जी मेनका, आ रही है।
हाँ जी, अब आ हेलो रही है। जी। देखिए, अभी कुछ ऐसे विषयों पर बात हुई जो पूरे इस वक्त के सिनेरियो को, परिदृश्य को समेटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय मुक्ता जी ने, श्रुति ने कहे कि जो पत्रकारों की दशा है, हम अभी पूरी पत्रकारिता की बजाय पत्रकारों की दशा की बात कर रहे हैं, तो सचमुच उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव का कांटा निकाल दे। हकीकत यही है, चाहे उनके वेतन भत्तों की स्थितियां हों, चाहे उनके जीवन यापन के बाकी जो स्तर हैं, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता, और उसमें से भी जो आंचलिक पत्रकारिता है, जो वास्तव में देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता के वाहक कौन है? आंचलिक अखबार। दिल्ली से निकलने बिल्कुल। वाले दिल्ली से निकलने वाले अखबार सिर्फ इसलिए राष्ट्रीय कहलाते हैं कि वे देश की राजधानी से निकलते हैं। उनका सर्कुलेशन हमारे ग्वालियर के या भोपाल के किसी अखबार या इंदौर के किसी अखबार के बराबर भी नहीं बचा है, लेकिन वे दिल्ली से निकलते हैं इसलिए राष्ट्रीय कहलाते हैं। असली परचम हिंदी पत्रकारिता का आंचलिक अखबारों ने उठा रखा है, लेकिन उनमें जो भाषा की बात पंकज जी ने कही उसको मैं जोड़ना चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पे हम बात कर रहे हैं, भाषा भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह अखबारों की। उसे जिस तरह इंग्लिश बनाने की, मुझे क्षमा करें कि देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार, नाम सहित मैं कह सकता हूं, दैनिक भास्कर, जागरण, बड़े बड़े समूह, संजय जी आप नजर रखते ही होंगे, क्या स्थिति है, एक हेडिंग में 5 शब्द अंग्रेजी के, और जो आम बोलचाल की भाषा में जिनके वैकल्पिक रूप से हिंदी के शब्द मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, किस कदर इंग्लिशकरण किया। क्या जरूरत है सचमुच इसकी? जिसे अंग्रेजी पढ़ना है वो अंग्रेजी अखबार पढ़ लेगा। शीर्षक में मेहनत नहीं करते हैं लोग। श्रुति ने जो क्रम बताया, खबर कहां से कहां जाती थी, रिपोर्टर ने लिखी, सब एडिटर के पास आई, फिर न्यूज एडिटर, चीफ सब एडिटर, ये पूरा पिरामिड सिस्टम ही खत्म हो गया। अब इतना टाइम ही नहीं, खबर फाइल की, सीधे चली गई। शीर्षक में मुहावरेदार लोकोक्तियों के साथ प्रयोग करना खत्म हो गया। संपादकों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी टीम को शीर्षक लगाने का तरीके बताएं कि कैसे रोचक और कैची हो सकते हैं शीर्षक। तो आशावाद की, जो आप आशा की किरण देख रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि जी, मैं इसको बस थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करता हूं कि आज पत्रकारिता की जो दशा है और दिशा है, इसकी संभावना, आशंका भविष्य दृष्टा महान संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1925 में देख ली थी। वृंदावन में देश का पहला संपादक सम्मेलन हुआ था 1925 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन का। उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अखबार बहुत सुसज्जित होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, आप देख लीजिएगा उनका भाषण, कि अखबार व्यावसायिक हो जाएंगे और संपादक नाम की सत्ता समाप्त हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं 1925 में, अभी 100 साल भी पूरे होने वाले हैं 4 साल बाद, तब ये बाबूराव विष्णु पराड़कर ने कह दिया था। आज वो हमारे सामने है। समानांतर और वैकल्पिक मीडिया पर हमने बहुत सारी बात की है, लेकिन जैसा कि पंकज जी ने बहुत शुरू में कहा था कि सोशल मीडिया पर हर सूचना को साझा कर देना पत्रकारिता नहीं है, और ये समाज में हम सबको रेखांकित करते रहना पड़ेगा। हम सब भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं, पोर्टल्स में काम कर रहे हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं। हमारे लिखने और करोड़ों लोग जो फेसबुक और ट्विटर पर हैं, उनके लिखने में फर्क हमेशा ही रहना चाहिए। न केवल लिखते समय, सूचना को साझा करते समय, उस खबर और सूचना का गठन करते समय खबर के रूप में हम लिखेंगे और सामान्य नागरिक उसको सूचना के रूप में लिख सकता है। तीसरा और अंतिम जो बिंदु है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर से प्रिंट मीडिया, उसे अपनी साख बचाने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए कोशिशें करनी ही होंगी। ये संक्रमण काल समाज और मानवता का भी है। संयोग से पिछले 14 महीने एक महामारी से भी हम रूबरू हैं। तो इस वक्त तो मीडिया को, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, सत्ता का साथ छोड़कर पीड़ित मानवता के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। और जो लोग नहीं खड़े हुए हैं, वे न केवल पत्रकारिता के साथ द्रोह कर रहे हैं, बल्कि मानवता के साथ भी द्रोह कर रहे हैं। ये जनद्रोह है कि अगर आप इस वक्त सत्ता के चारण और भाट बने हुए हैं, सत्ता की नाकामियों, गलतियों, कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं, सत्ता को सिकंदर बता रहे हैं, विश्व विजेता बता रहे हैं, तो आप जनद्रोह भी कर रहे हैं पत्रकारिता के द्रोह के साथ। अंतिम बात, रेगुलेशन की बात हुई थी, संजय जी ने भी कहा, पंकज जी ने भी कहा,
आत्म अनुशासन हो तो ज्यादा बेहतर है। सत्ताएं, किसी की भी सत्ता हो, मैं वर्तमान राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, बोलने की आजादी सत्ता को हमेशा ही असहज करती है। तो ये अधिकार और ये अवसर उन्हें मत दीजिए कि वे आप पर अंकुश लगा सकें। ये आत्मानुशासन हम खुद अपने भीतर लाएं, और इसके लिए बहुत संस्थाएं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, बहुत सब संपादक खुद अपनी संस्था में इसको रेगुलेट करने के लिए बैठा है। अगर वही कर लेगा तो शासन और सत्ता को किसी भी तरह से अंकुश लगाने का अधिकार और अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात यहीं खत्म होती है। बहुत शुक्रिया। आपका ख्याल